इंडिया में तो वनवास भोग रहा है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस की रामायण जीतू का वनवास। जीतू पटवारी जी ये तीसरा मौका हो सकता है जब उनका दर्द कहें छलक आया है, उनके मन की बात छलक आई है, या इसको किस रूप में समझें। यही एक बात तो यही होती है कि कई बार हम भी हंसी मजाक में कह देते हैं, अरे भैया बस कट रही है। लेकिन आप किसी जिम्मेदार पद पर हों, आप मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हों या मुख्यमंत्री हों या पीसीसी चीफ हों, और तब आप कह दें कि भैया बस कट रही है, भैया उसके अर्थ तो लगाए जाएंगे। निश्चित तौर पर जब आप किसी बड़े पद पर होते हो, किसी बड़े दायित्व पर होते हो, तो आपको ये अधिकार भी बहुत कम मिलता है कि आप सार्वजनिक रूप से अपनी पीड़ा और कई बार तो माफ़ कीजिएगा अपनी प्रसन्नता भी, अगर आप भीड़ के सामने नृत्य करने लगें, नाचने लगें, खुश हो जाए, अरे साहब दिन बन गया अपना, तो कमाल कर दिया साहब, अब तो झूम रहा हूँ मैं, तो इसमें भी गड़बड़ हो जाती है कि अरे भैया जरा सा मिल क्या गया, वो बौरा गए, ये तो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ए ही खाए बौराए नर, ए ही पाए बौराए। कनक यानी धतूरा और कनक यानी सोना। एक मिल जाए तो मनुष्य पगला जाता है और एक खा ले तो मनुष्य पगला जाता है। तो राजनेताओं की ज़िंदगी भाई साहब आपको हमको लगती बड़ी आसान है। ज़रा उनसे पूछिए तो कि समृद्धि के या सफलता के या बड़े पद के शिखर पर कितना अकेलापन है। जरा सी बात हो गई तो बस ब्रेकिंग। जीतू पटवारी जी भी जब ये खबरें देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे। काश कई बार ऐसा लगता है कि बिग बॉस के कैमरे हर जगह होते और वो रिएक्शन सामने आता। बहरहाल, लेकिन कांग्रेस के लिए थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। दिग्विजय सिंह जी का हंगामा ख़त्म नहीं हो रहा था कि वनवास वाली बात आ गई। पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर चलेंगे हम डिबेट की तरफ। इंडिया में तो वनवास भोग रहा है। भैया हम तो वनवास भुगत रहे हैं। इंदौर में जीतू पटवारी जब अपने एक कार्यकर्ता से ये कह रहे थे, तब उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये समझना मुश्किल है। अगर पार्टी अध्यक्ष ही वनवास भोगने की बात कह रहा है, तो फिर पार्टी में राज कौन भोग रहा है? इंडिया में तो वनवास भोग रहा है। इंडिया में तो वनवास भोग रहा है। जीतू पटवारी की ये हताशा आखिर कहां से उपजी है? क्या पार्टी में उन्हें उस तरह का सहयोग नहीं मिल पा रहा है जैसा मिलना चाहिए, या फिर अपने क्षेत्र में समय न दे पाने की टीस उनके मन में है? जीतू पटवारी के लिए वनवास के जो भी मतलब हो, लेकिन वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा ने जीतू की हताशा को आशा में बदलते हुए उनके वनवास को उन भगवान श्री राम से जोड़ दिया जिनके नाम पर राजनीति करने के आरोप कांग्रेस खुद बीजेपी पर लगाती रही है। वनवास में रह के भगवान राम ने रावण को मारा था। आज जो परिस्थितियां हैं मध्य प्रदेश में उसी तरह इंगित कर रही है, इसलिए ये सब का सफाया करेंगे तभी जी वनवास खत्म होगा। इधर जब वनवास और श्री राम जैसे मुद्दे बहस में आए, तो हमेशा की तरह बीजेपी की तरफ से अपने खास अंदाज में मोर्चा संभाला विधायक रामेश्वर शर्मा ने। अब कांग्रेस ने उनको वनवास दिया है तो मुझे नहीं मालूम, और किस बात का वो वनवास भोग रहे हैं वो जाने। राम के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश सब करो, पर खुद को राम बनने की कोशिश मत करो। इसलिए राजनेता जितने भी हैं समझदार हो जाएं, समझ लें, राम के चरणों की धूल बनोगे तो भविष्य उज्जवल रहेगा। राम बनने की कोशिश करोगे तो ऐसा स्थायी मिलेगा कि उस वनवास से कोई वापस नहीं ला पाएगा। दिल्ली से लेकर भोपाल तक, दिग्विजय से लेकर जीतू पटवारी तक कांग्रेस का अंदरूनी संघर्ष उफन कर सतह पर आ रहा है। अब देखना होगा कांग्रेस की इस आंच को कौन कम करेगा, और वनवास से राजधानी के वापसी का सफर कब और कैसे शुरू होगा। आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस लगातार सुर्खियों में है, और क्या इसकी ज़रूरत है इस तरह की टीका टिप्पणी की? दिग्विजय सिंह जी को क्या ये कहना ज़रूरी था
जब CWC की बैठक है जिसके मुद्दे चर्चा में रहने चाहिए थे कि राहुल गांधी ने ये लक्ष्य तय किया है, तब एक बयान ऐसा देने की ज़रूरत है क्या कि जो सारी चीज़ों पर भारी पड़ जाए। CWC की मीटिंग तो किनारे चली गई और ये बयान सामने आ गया कि संगठन शक्ति मजबूत है। जीतू पटवारी जी के साथ भी यही बात हुई। वनवास की बात क्यों करना, काहे के लिए करना। हमारे सवाल देख लीजिए, जीतू पटवारी आखिर किस तरह के वनवास की बात कर रहे हैं? क्या ये उनका दर्द है, उनकी पीड़ा है? शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। कई बार हमें लगता है बड़े पद पर पहुंच जाएं तो आनंद है, लेकिन जब वहां का सच समझ में आता है, हर आदमी टांग खींच रहा है, पैर के नीचे से गलीचा खींच रहा है, गिर पड़ो आप। क्या जीतू पटवारी की हताशा पार्टी के अंदर की खींचतान से जुड़ी है? मुकेश नायक जी का इस्तीफा, फिर जीतू पटवारी जी के ही कहने पर उनका रुकना, क्या जीतू पटवारी की इस हताशा को बीजेपी मुद्दा बनाने की तैयारी में है? पहले तो कांग्रेस को ही इससे जूझना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी जिस रास्ते पर है वहाँ कितनी कमजोरियों से वो फ़ायदा उठाएगी वो एक अलग बात है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं दो युवा प्रवक्ता बीजेपी और कांग्रेस के। अजय धवले जी, बहुत स्वागत है। सीनियर एडवोकेट भी हैं और कम समय में उन्होंने अपनी एक छवि अलग बनाई है। आनंद जाट जी हैं, युवा नेता हैं, लेखक हैं। राहुल गांधी पर उन्होंने पुस्तक लिखी है, एक पुस्तक उन्होंने लिखी है निर्भय होकर चलें, जो रेट्रोस्पेक्शन की तरफ ले जाती है। तो दोनों बड़े सुपठित और विद्वान हमारे साथ युवा प्रवक्ता हैं पार्टी के, और मैं उम्मीद करूंगा कि हम एक गरिमा से इस बहस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जय नागड़ा जी हैं जो इसकी तीसरी कड़ी हैं, मैं ही एक अज्ञानी हूँ, बाकी जय नागड़ा जी का भी बहुत विस्तारित ज्ञान रहा है इसमें। और आज ही उनकी टिप्पणी में पढ़ रहा था खंडवा के प्रशासनिक संदर्भ में, बहुत रुचि से पढ़ता हूँ। जय जी, आपको मैं पहली टिप्पणी आपकी की जी, पहली टिप्पणी आपकी ही, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कैसे आप देखते हैं जीतू पटवारी जी का ये कहना कि वनवास भोग रहे हैं? मैं नहीं कहता कि इसमें कोई बहुत गहराई है, गंभीरता है, कई बार सहज रूप से निकल जाता है, एक मनोदशा होती है, बहुत ज़्यादा व्यस्तता, बहुत सारा दायित्व, ऐसा लगता है कि हम ही अकेले लगे हैं, बाकी अभी सक्रिय हो रहे हैं। लेकिन अब ये हम भूल जाते हैं कि लोग मोबाइल से रील भी बना रहे हैं, आपके पास भी खड़े हैं। कौन सी बात कहाँ बोली जानी है ये समझना बहुत ज़रूरी है राजनेताओं, क्योंकि अब तो मैं देखता हूँ कि मोबाइल ही सबसे बड़ा खलनायक हो गया है। रील बन जाती है, उन्हें मालूम ही नहीं है उन्होंने कहाँ पर क्या बोला, कौन बना रहा था, और अपनी ही गोल में गोल करने वाले हैं। पार्टी का ही कार्यकर्ता बना रहा होता है रील, पत्रकार के हाथ पहुंचती है रील तो कह देता अरे बड़ी खबर है यार, ये तो बड़ी खबर मिल गई। वनवास की बात चल रही है जी। शरद जी, ये बात सही है कि मैं भी मानता हूं कि राजनेताओं के ऊपर कई तरह के दबाव होते हैं और जी हम बहुत जल्दी विचलित होते हैं। मैं उसकी तुलना में राजनेताओं को ज्यादा नंबर देता हूं, वो किसी भी पार्टी के हो, क्योंकि वो दिन भर सारी नेगेटिविटी, सारी चीजें झेलते हैं और उसके बाद में अपनी मनोदशा को सामान्य रूप से रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो तनाव, वो दबाव तो होते ही है, और वो कुछ क्षण। दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस एक लंबे समय से सत्ता के बाहर है, निराशित है, और आप विपक्ष में रह करके जब बहुत सारी चीजें करें, रिजल्ट नहीं आते, परिणाम नहीं आते, तो निराश होता है। उस निराश के बीच में इस तरह की बात आना बहुत स्वाभाविक रूप से आ जाता है। लेकिन ये बात भी सच है कि जब आप सार्वजनिक रूप से होते हैं तो बहुत संतुलित, बहुत सोचना पड़ता है आपको कि आपको कहाँ पर क्या बोलना है। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें फिर एक स्वाभाविकता खत्म होती है, फिर आप कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी तो मुझे लगता है कि कई बार जो नैसर्गिक रूप से निकल जाए, ठीक है, उनसे फायदे नुकसान सब होते हैं, तो एक अपनी जो नैसर्गिक चीज है वो भी बनी रहनी चाहिए, उससे भी आप कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ते हैं। और हमेशा आप बहुत बनावटी बातें करेंगे तो शायद उसका प्रभाव कम हो जाता है, मुझे लगता है। कई बार तो दिल करता है कि अगर कोई बात निकल गई तो उसे डिफेंड करने के बजाय उस पर कायम क्यों ना रहा है। दिग्विजय सिंह जी तो इसी पे आगे बढ़ते हैं कि भैया कहा है मैंने, संगठन मजबूत है, मैं RSS का विरोधी हूँ, मैं मोदी जी का विरोधी हूँ, आप गलत ये मत सब। अब ये भी अगर बात निकल गई, भैया बहुत कठिनाई थी, तकलीफ है,
अभी संघर्ष कर रहे हैं, मजबूत बीजेपी से भिड़ना आसान है क्या? तो बोल दिया हमने, खत्म करिए ना उस बात को। कहाँ शरद जी आप डिबेट करने बैठ गए, इस पर खत्म हो जाएगी बात। ठीक बात है। अब आप लग गए कि नहीं साहब, आप लोग तो जानबूझकर हमारा एक एक विषय लेकर बैठ जाते हैं और आपको बीजेपी का कुछ नहीं मिलता है, तो फिर मसला दूसरी तरफ चला जाने लगता है। खत्म हो गई बात, निकल गया, हमारे मुंह से ही निकल जाता है भाई। कई बार एडिटर बन के बैठे, अरे साहब बैठिए तो जरा इस कुर्सी पे, मालूम पड़ेगा किस तरह का ताज है, ये कांटों भरा ताज है। निकल गया मुंह से, खत्म हो गई बात। बहरहाल अजय जी, किस तरह आप देखते हैं, लगातार मुद्दे मिल रहे हैं, बाँछें आप लोगों की खिली हुई है बीजेपी की, इधर दिग्विजय सिंह जी मिल जाते हैं, इधर कुछ ना कुछ। जी क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, आज तो मुझे लगता है कि आपका अपना जो डिबेट का इंट्रोडक्शन था वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसने बहुत सारे चेन ऑफ इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली रखा है कि एआईसीसी का वो बैठक होना और उसके पूर्व दिग्विजय सिंह जी का वो ट्वीट और उस ट्वीट के बाद में उसके बाद की राजनीति, फिर मुकेश नायक जी का आनंद फानंद में इस्तीफा देना, फिर किस प्रकार से उनकी मनोदशा सामने आना। तो ये कहीं ना कहीं एक कांग्रेस जैसे संगठन में जो बार बार असफल होते रहा है और उसके प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हुए इस प्रकार के जीतू पटवारी जी के शब्द, ये स्वाभाविक है। लेकिन हम उससे इतर जाते हैं। देखिए, उनकी जो तुलना करने का प्रयास किया गया कि प्रभु श्री राम का वनवास और जीतू पटवारी के वनवास को जो तुलना करने का कांग्रेस के पीसी शर्मा जी ने की, तो मूल रूप से अब वो एक महत्वपूर्ण विषय है कि कांग्रेस में मुझे लगता है भगवान श्री राम लला के अस्तित्व को तो पहली बार मानने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में ऑन एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस ने कहा था कि प्रभु श्री राम एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। दूसरी ओर आप अपने नेताओं के उसके साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं। प्रभु श्री राम का वनवास जो था वो त्याग, तपस्या और वचनों के लिए निभाने वाला था। दूसरी ओर जीतू पटवारी का जो अपने विधानसभा क्षेत्र राऊ से वनवास है, वो वहाँ की जनता का जनादेश है। 36,000 वोटों से राऊ की जनता ने जीतू पटवारी जी को 2023 के चुनाव में हराया है। वो इसलिए भी हराया है कि कमलनाथ जी की सरकार में उनकी सहभागिता और विश्वासघात की जो 15 महीने की सरकार थी उसका वो जनादेश के रूप में। तो मुझे लगता है राऊ की जनता के जनादेश का भी आप अपमान कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी की जो वनवास है वो चुनावी विफलता है, उनकी हम कहेंगे कि उनके अहंकार की वजह से उन्हें वो हार मिली है। लेकिन इस प्रकार का कंपैरिजन करके कहीं ना कहीं एक राजनीति को सेंसेशन वाला बनाना ये बेमानी है। और आज भारतीय जनता पार्टी जैसा राजनीतिक दल एक अच्छा विपक्ष चाहता है, जो विपक्ष एटलीस्ट कंपीट करे। लेकिन हमारे और सामने एक ऐसा विपक्ष वो कंपीट ही नहीं करता। वो इतने अंतर्द्वंद से जूझ रहा है कि एक तरफ मुकेश नायक जी इस्तीफा देते थे, दूसरी तरफ प्रवक्ताओं के लिए टैलेंट हंट कमेटी, सर्च कमेटी बनती है, उसमें जो मीडिया विभाग का अध्यक्ष है, जो उस कमेटी का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए, उसको उससे बाहर कर दिया जाता है। तो एक ऐसे दल के साथ में कंपीट करने के लिए, और वो भी इस प्रकार की संज्ञाएं जब ला रहा है, इस प्रकार की व्याख्याएं कर रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत हम कहेंगे कि ये हास्यास्पद स्थिति है कांग्रेस के लिए, जिसको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, जिसको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, नेतृत्व को अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की आवश्यकता है। उसकी जगह कांग्रेस के नेता खुद को ये दिखाने के प्रयास कर रहे कि वो खुद भी उसके लिए भुगत रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस दल की स्थिति बताता है, उसकी मनोस्थिति बताता है कि वो आज चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, दल चलाने की स्थिति में नहीं है। चुनौतियां बहुत ढेर सारी हैं और परेशानियां भी बहुत सारी हैं, और इसके बीच में ये भी है कि आप उस मजबूत बीजेपी से भिड़ रहे हैं जो बगावती तेवर अख्तियार करने वाले नेताओं को या तो इस तरीके से किनारे कर देती है कि उनकी मुख्यधारा में वापसी नहीं होती, और जिसके अनुशासन का भाव इतना प्रबल है कि नज़र ऊपर उठाना ही मुश्किल हो जाता है। और ये चुनावी राजनीति का एक बड़ा अहम हिस्सा है, और बीजेपी जानती है कि अगर ये अनुशासन टूटा तो सत्ता में निरंतरता भी टूट सकती है। बहरहाल कैसे देखते हैं आनंद जी आप, और क्या कहेंगे? जी दो चीज़ें हैं शरद जी। पहली बात तो अजय भाई ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई। उसमें एक चीज़ वो थोड़ा सा मोदी जी के अगेंस्ट चले गए जब उन्होंने कहा कि भाजपा जैसी पार्टी विपक्ष अच्छा चाहती है। तो वो कौन लोग हैं जो कांग्रेस मुक्त भारत और विपक्ष मुक्त भारत की मांग कर रहे थे? ये मोदी जी के मुंह से, मुखार बिंद से ही निकले हुए शब्द हैं। तो आपकी पार्टी विपक्ष नहीं चाहती है अजय जी, ये एक प्रश्न है। दूसरा, जब वनवास शब्द की बात आती है तो पहला उदाहरण जो है वो अयोध्या के राजा राम के वनवास का उदाहरण हमें इतिहास में मिलता है। दूसरा उदाहरण पांडवों के वनवास का मिलता है। उस समय चूंकि लोकतंत्र नहीं होता था, तो जो सत्ता में होता था वो राजा होता था, और जो सत्ता के लिए प्रयासरत दूसरे लोग होते थे या सत्ता से पदच्युत किए जाते थे, उन लोगों के लिए वनवास की एक संज्ञा होती थी। जो मेरी छोटी समझ है उसके हिसाब से मैं ये बात कह रहा हूँ। तो आज जब अगर जीतू पटवारी जी ये बात कह रहे हैं
मेरी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते कि वनवास मैं भोग रहा हूँ, तो हाँ, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता वनवास भोग रहा है। लेकिन वनवास के बाद चाहे महाभारत हो या रामायण हो, दोनों जगह जो है वो परिणाम जो हैं वो विपक्ष के पक्ष में आए थे। तो हम उस तैयारी को वनवास में रहकर पूरा करेंगे, जिससे इस जंगल राज वाली सरकार को हम हटा सकें। जहां राजा गुड़ की खेती करवाने लगता हो, 1 बीघे में 50 क्विंटल गेहूं उगाने की झूठी घोषणाएं करता हो, जहां राजा 1 बीघे में 30 क्विंटल सोयाबीन उगाने की बात करता हो, जहां जनता हर पल परेशान हो, वो जंगल राज नहीं है तो क्या है? तो जंगल राज और वनवास दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो इस जंगल राज में जब हम विपक्ष के तौर पर तैयारी करते हैं, इस आतताई सत्ता के खिलाफ संघर्ष करते हैं, तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक और विपक्ष जो है वो आज वनवास में है। देखिए, जंगल राज अलग है और वनवास अलग है। ये अलग बात है कि वनवास में षड्यंत्र का तत्व शामिल रहता है। प्रभु श्री राम को भी षड्यंत्रवश ही वनवास के लिए जाना पड़ा और कौरवों की दुर्भी सोच दृष्टि के चलते पांडवों को वनवास के लिए जाना पड़ा। लेकिन वनवास एक बड़ा पवित्र शब्द है, इससे इनकार नहीं है। और वनवास की पवित्रता इसी में सन्निहित है या इसी में समाई हुई है कि आप जितने पवित्र भाव से इसको ग्रहण करते हैं कि नहीं, पिताजी ने कहा है, माताजी ने कहा है कि नहीं जाना पड़ेगा, तो चलते हैं। और पांडवों ने चूंकि धर्म संस्थापना है तो वो निकले। खैर, ये अलग बात हो गई। जय जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर कांग्रेस में ये सब क्यों हो रहा है? आखिर बात फिर वहीं हम लौटते हैं जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसी मंच पर बात कर चुके हैं कि मुकेश नायक जी को इस्तीफा क्यों देना पड़ता है। भाई, अभी आप सबको एक साथ खड़े रहना है। आखिर आपके पास एक ऐसा रिड्रेसल सिस्टम क्यों नहीं है? आनंद जी भी हमारे साथ बैठे, बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में इस समय बहुत कुछ कहने के लिए है। युवा अपना स्थान चाहते हैं। जीतू पटवारी जी की पीढ़ी भी आगे बढ़कर अब बड़े पदों की तरफ बढ़ना चाहती है। क्यों नहीं बढ़ना चाहेगी? आए क्यों है राजनीति में? हमारा जो विजन है वो आगे दिखे। और जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी चाहते हैं या तो गरिमा से कह दीजिए कि किनारे हो जाएं या फिर हमारा इस्तेमाल कीजिए। कांग्रेस में ये भ्रम क्यों मचा हुआ है? सिद्धारमैया, DK शिव कुमार, उधर से गहलोत साहब, पायलट साहब, तमाम चीज़ें, भूपेश बघेल, TS सिंहदेव, मतलब अब आपको नहीं लगता ये बहुत हो गया है? अब आप सिमटिए अपने को, अब पार्टी की बात करिए, पार्टी के विचार की बात करिए। जी शरद जी, ये बात सही है। असल में एक माइंडसेट की बात करूं, कांग्रेस क्योंकि लंबे समय तक सत्ता में है, इसलिए उसको सत्ता से दूरी उसको थोड़ी सी बेचैन करती है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का संघर्ष बड़ा लंबा था, और जैसा भी कहें तो बीजेपी ने भी लंबा वनवास भोगा है। उसके बाद आपकी जाके वापसी हुई है, तो बीजेपी का माइंडसेट उसके साथ में अपने आप को, लेकिन बीजेपी के नए नेताओं की बात नहीं, मैं पुराने नेताओं की बात कर रहा हूँ जिन्होंने उस संघर्ष को भोगा है। कांग्रेस का चूंकि लंबे समय तक सत्ता का सुख उसने भोगा है, इसलिए वो बेचैनी शायद ज्यादा दिखती है। और दूसरी बात ये भी है कि और ये बात तो बीजेपी के बड़े नेता, मतलब आज तो सब सत्ता में आने के बाद थोड़ा सा उस सत्ता के साथ अपने आप को अनुकूल कर लिए हैं। तो आपको याद होगा कि पटवारी उस समय कहते थे कि हमारा वो माइंडसेट विपक्ष वाला नहीं बदला है। जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब भी उनके कार्यकर्ता नारे लगाते थे ये सरकार बदलनी है, तो पटवारी कहते थे मजाक में कि भाई आप अपना नारा बदल दो, अब हम सत्ता में है। असल में ये माइंडसेट की बात है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को आज भी जो विपक्ष में रह करके संघर्ष करने की जो वो है वो बढ़ानी पड़ेगी अपने तो ये शायद जब आप उसके साथ अपने आप को आत्मसात करेंगे तो शायद ये संघर्ष, और ये संघर्ष जीवन में, सत्ता में, हर जगह जरूरी है। यही आपको तपा के दिखाता है। बीजेपी ने भी संघर्ष से सबके लिख रही है, तो कांग्रेस के लिए आज ये मौका है अपने आप को निखारने का, अपने आप को उस कमियों को दूर करने का। तो मुझे लगता है कि ये दौर भी जरूरी है। एक शेर है कि वो कितना बदनसीब है जिसे गम ही जैसे मिला नहीं। तो मुझे लगता है कि ये भी महत्वपूर्ण है कि आपको कुछ वनवास भी मिले जो आपको आगे की रास्ता आपके लिए हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक। जी अजय जी। देखिए शरद जी, जब आप राजनीति में होते हो तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए कि आपको करना क्या है।
मूल रूप से जीतू पटवारी जी को या समग्र रूप से मध्य प्रदेश की कांग्रेस का थॉट्स बड़े क्लियर होने चाहिए थे कि उनको 2028 का चुनाव लड़ना है, उसके लिए ये 4 चीज़ें करनी है। संगठन को इस प्रकार से बनाना है, संगठन को गढ़ना है, कार्यकर्ताओं का निर्माण करना है, उनको दायित्व देना है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस प्रकार से गुटबाजी और अंतर्द्वंद में और पट्टावाद में कांग्रेस गिर जाती है। ये पहली बार नहीं है। ये सारे प्रदेशों को आपने तो कर्नाटक से लेके आपने छत्तीसगढ़ तक के सारे उदाहरण गिना दिए। क्यों होता है? क्योंकि कांग्रेस का कोई स्थायी विचार नहीं है। एक परिवार के व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाना या एक परिवार के व्यक्ति को सत्ता में स्थापित करना जिनका विचार हो, और वो लड़ किससे रहे? भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना से लेके आज तक की हम बात कर लीजिए, चाहे 1952 के बाद जनसंघ की यात्रा हो या भारतीय जनता पार्टी की 1980 के बाद की यात्रा, हमारे विचार बड़े क्लियर रहे कि हमें करना क्या है। जब राष्ट्र प्रेम की भावना को हमें देश के प्रत्येक नागरिक के मन में जगाना है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रण प्राण से लग जाता है। लेकिन कांग्रेस का ये जो आइडियोलॉजिकल डायलेमा है, ये कांग्रेस के लिए इस प्रकार के वनवास की बात कर लीजिए या इस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप करने की बात कर लीजिए, क्योंकि जब नेतृत्व खुद की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेगा, नेतृत्व खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, तो इस प्रकार के विषय देर सवेर आते ही रहेंगे और इसका कोई राजनीतिक रूप से इसका कोई अंत नहीं होना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पॉलिटिक्स में बहुत आवश्यक है। तब तक के कांग्रेस लेगी नहीं, कांग्रेस कभी सफल नहीं हो पाएगी। आनंद जी, चूंकि वनवास की बात है तो फिर एक बार राम कथा के प्रसंग की तरफ चलते हैं। जामवंत जी खुद इतने सक्षम थे, ऐसा मानते हैं समीक्षक, कि वो जा भी सकते थे, आ भी सकते थे, सुग्रीव थे। लेकिन जामवंत जी ने भूमिका चुनी, अपने युवा साथी को पहले तो उसकी शक्ति का भान कराया और कहा कि तुम ही हो मारुति, हम सब में अद्भुत हो तुम, विवेक में, बल में, बुद्धि में। आपके यहाँ भी जामवंतों की कमी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बैठ जाएं दिग्विजय सिंह जी, बैठ जाएं कमलनाथ जी और कहें बिल्कुल हनुमान जी की तरह कि हे जीतू पटवारी, सब कुछ तुम्हारे भीतर है और हम जामवंत और तमाम वरिष्ठ की भूमिका निभाने तैयार हैं, आगे बढ़ो, किला फतेह करो। बहुत सही आपने बात बताई। जब हम लोग 2023 के चुनाव के बाद से लगातार चीज़ों को पार्टी लेवल पर देख रहे हैं तो बहुत कुछ ऐसा है जो नया बना है। और संगठन सृजन के दौरान जब हमने देखा कि कोई ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो जिलाध्यक्ष बन जाएंगे। राहुल गांधी जी जब पचमढ़ी आए थे तो उन्होंने उन जिलाध्यक्षों के साथ जब बातचीत की, उनके परिवार से जब बातचीत की, तो बच्चे भी कह रहे थे कि हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम हमारे नेता से इस तरह से मिल पाएंगे। लेकिन जो बात आपने कही है ये परसेप्शन की बात है कि कमलनाथ जी साथ नहीं बैठ रहे हैं या दिग्विजय सिंह जी साथ नहीं हैं। जीतू पटवारी जी ने जो बात कही, मैंने अपने पहले वक्तव्य में ये बता दिया कि निश्चित तौर पर जब हम विपक्ष में हैं तो ये वनवास ही है एक तरह से, क्योंकि उस समय जब वनवास शब्द का प्रचलन था तब विपक्ष नहीं हुआ करता था, तब राजतंत्र हुआ करता था, लोकतंत्र नहीं था। तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं, बहुत सारे हमने प्रकोष्ठों में नियुक्ति कर दी है। अभी जो है जातिगत जनगणना के मामलों में जब शुरू होगी जनगणना उस समय हमारी मुस्तैदी होगी। हम मनरेगा पर 5 जनवरी से एक अभियान शुरू कर रहे हैं। SIR की जो गड़बड़ियां हैं उसके लिए हमने BLA2 65,000 बूथ पर तैयार करके दे दिए हैं। तो काम लगातार हो रहा है। और ये जो बात है मुकेश नायक जी के इस्तीफे वाली बात आपने उठाई, तो मैं उस पर बहुत स्पष्ट तौर पर कह दूं कि उन्होंने अपने इस्तीफे में साफ लिखा है कि युवाओं को मौका देना चाहते हैं, नई पीढ़ी को मौका देना चाहते हैं। यही बात दिग्विजय सिंह जी लगातार मीडिया में कह रहे हैं कि नए लोगों को मौका देना मेरा धर्म भी है, कर्तव्य भी है और मेरी इच्छा भी है। तो पार्टी लगातार जो है, जैसे मुझे क्या मानते हैं आप, पार्टी ने मुझे मौका दिया, बहुत कम उम्र में मौका दिया, तो लगातार चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जब बड़ा परिवार होता है, बड़ा संगठन होता है, तो कई बार सबको बराबर मौके नहीं मिल पाते हैं, पर पार्टी हर योग्यता का सम्मान करना चाहती है। जय जी, जैसा हम देखते हैं कि कई बार क्लास में किसी बहुत मेधावी विद्यार्थी से अधिक एक सयाने बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाता है और उसके पीछे सोच ये रहती है कि ये व्यवहारिक है। कांग्रेस में प्रयोग बहुत हुए और बहुत अच्छे प्रयोग हुए। राहुल जी मोरालिटी के साथ सोचते हुए नज़र आए। उन्होंने ये देखा कि कोई वंचित है, आदिवासी है, बहुत सरल है, सीधा है, इसको बना देते हैं। लेकिन राजनीति की अपनी डेफिनेशन भी है। आपको यहाँ उन सयाने और चतुर लोगों को भी चुनना होगा जो पार्टी को खड़ा कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, संसाधन क्रिएट कर सकते हैं
और सबसे महत्वपूर्ण कि 2025 की राजनीति जहां खड़ी है, उस राजनीति की लड़ाई में बोल सकते हैं, लड़ सकते हैं, संसाधन जुटा सकते हैं। और निश्चित तौर पर कमलनाथ जी तो बार बार कहते रहे, मुख्यमंत्री रहते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए, कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, बीजेपी के मजबूत संगठन से है। लेकिन उनकी शैली ऐसी थी कि दिग्विजय सिंह जी की तरह हंगामा नहीं हुआ। जी नहीं, ये बात सही है कि कांग्रेस को आज एक अच्छे संगठन की जरूरत है, मजबूत संगठन की। और ये बात भी सच है कि कांग्रेस ने हाल ही में बड़े परिवर्तन किए हैं, और जिस तरह से खासतौर पर मैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव कांग्रेस में आया है, और कुछ चीजों के परिणाम हो सकता है लंबे देर से मिलते हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ज्यादा व्यवहारिक दरासल से आई है। इसमें कोई संक्षेप में जय जी बात कम है। जी जी तो जी। और फिर जो परिणाम आते हैं वो दिखाते हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस उससे सबक ले भी रही है। जी, और लगातार परिष्कृत करते रहना, ये हर संघ संस्था संगठन की अपनी आत्मंथन भी होता है, और उस दिशा में काम भी करते हैं। जी बिल्कुल सही है सर। और हमने देखा है क्रिकेट में जब कहीं बहुत पिछड़ती है एक टीम सामने वाली टीम से, तो उनका कैप्टन कई बार डिफेंस के बजाय एक्सेप्टेंस की तरफ जाता है। उन्होंने बहुत अच्छा खेल दिखाया, हमें हर जगह आउटशाइन करते रहे, हमें पीछे छोड़ा उन्होंने, उनकी बैटिंग लाजवाब थी, हमने इंपॉर्टेंट मौके पर कई कैचेस छोड़े। और लोगों को अच्छा लगता है कि आप ये मान रहे, लेकिन हम मेहनत करेंगे, और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले मैच में हम वापसी करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं कांग्रेचुलेट करता हूं। क्या ये बॉडी लैंग्वेज राजनीति में हमको नहीं देखने को मिलेगी अब? अगर कोई एक राजनेता कह भी जाता है कि वहाँ मजबूती है, तो सब पीछे पड़ जाए, हम लोग भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बात सिर्फ उसी की है, मायने निकालने में जुट जाए। अरे भैया, जो ताकतवर है वो ताकतवर है। वेस्ट इंडीज जब थी ताकत में तो थी, आज बीजेपी है तो है। आपको लड़ना है तो बीजेपी के बराबर आना पड़ेगा भाई साहब, और कोई रास्ता नहीं है कि आप ये सोचिए कि आप इस मजबूत बीजेपी से अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्जिस्टिंग अप्रोच के साथ लड़ लेंगे। हर जगह जवाब देना पड़ेगा। राम मंदिर, चाहे हिंदुत्व हो, चाहे आर्थिक मोर्चा हो, हर जगह आपके पास माकूल जवाब होना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि राजनीति की जुमले की बात अलग है, मोदी जी भी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, कि विपक्ष कोई संकट नहीं है, विपक्ष पक्ष को और मजबूत करता है। आखिर मजबूत कांग्रेस ने ही बीजेपी को मजबूत बनाया है। तो अजय जी की बात को मुझे लगता है हम सभी सेकंड करेंगे कि बहुत जरूरी है कांग्रेस का ताकतवर होना, लोकतंत्र के लिए और पक्ष के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो वनवास भोग रहा है।